हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट क्या होता है और उसका प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या सिग्निफिकेंस है वो देखने वाले हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PIOS. Learn the smarter way. मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको चाय बनाने के लिए बोला जाता है। क्या आप डायरेक्टली चाय बनाना स्टार्ट करते हो? नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो। कितने लोग चाय पीने वाले हैं, या फिर उनको मिल्क टी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए या फिर ग्रीन टी चाहिए। उसके बाद घर में दूध अवेलेबल है या लाना पड़ेगा, शुगर है क्या, टी पाउडर है क्या, उसके बाद गैस स्टोव अवेलेबल है क्या। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद आप ये पूछते हो जो भी लोग आए हैं उनमें किसी को हेल्थ इश्यूज है क्या, मतलब किसी को शुगर नहीं चाहिए, किसी को लैक्टोज फ्री चाय चाहिए, ऐसा कुछ है क्या। ये सब चेक करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कितनी, कौन सी और कैसी चाय बनानी है। ओके, अगर आप ये सभी पॉइंट्स प्रोसेस इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो जब आप लोगों को पूछते हो कितने लोग चाय पीने वाले हैं, ये डिसाइड करता है आपको कितने कप चाय बनानी है, मतलब आपके प्रोसेस प्लांट की कैपेसिटी। क्लियर है? ओके। उसके बाद जब आप लोगों को पूछते हो आपको मिल्क टी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए या फिर ग्रीन टी चाहिए, ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा और क्या होना चाहिए। ये डिफाइन करता है आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस। ओके। उसके बाद जब आपके पास मिल्क अवेलेबल है या फिर बाहर से लाना पड़ेगा, चाय पाउडर है क्या, शुगर है क्या, ये सब चेक करते हो। ये इंडिकेट करता है आपके पास रॉ मटेरियल्स कौन कौन से अवेलेबल है और यूटिलिटी कौन कौन सी अवेलेबल है। ओके। उसके बाद जब आप लोगों को पूछते हो कि किसी को विदाउट शुगर चाय चाहिए या फिर लैक्टोज फ्री चाय चाहिए, ये इंडिकेट करता है आपने लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचा है। अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी आपको लोगों की सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अब ये सभी पॉइंट्स जब आप कंबाइन करते हो तब आप डिसाइड करते हो आपको कैसी, कौन सी और कितनी चाय बनानी है। और ये जो भी पॉइंट्स है यही है हमारा डिज़ाइन बेसिस। इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हमने चाय बनाई है। क्लियर है? अब इसे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस मतलब क्या है? अ प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट इज अ फंडामेंटल टेक्निकल डॉक्यूमेंट इन प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियरिंग that outlines all the key design parameters, criteria, assumptions and standards used to develop a chemical process or plant। मतलब अगर आप चाय के केस में देखते हो तो आपको कितनी चाय बनानी है, कैसी चाय बनानी है और कौन सी चाय बनानी है, ये सभी पॉइंट्स जब आपने कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करोगे तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस, और उसी डिज़ाइन बेसिस को फॉलो करके आप चाय बनाओगे। समझ रहे हो? ये हो गया प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस। अब ये प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या उपयोग है? देखो, सबसे पहला यूज क्या है? इट डिफाइंस स्कोप क्लियरली। मतलब हम यहाँ पे चाय का ही एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। मान लो 4 लोगों को चाय बनाने के लिए बोला है। ओके। अब पहला बंदा क्या करने वाला है? टी पाउडर लाने वाला है। ओके। दूसरा बंदा क्या करने वाला है? शुगर लाने वाला है। तीसरा बंदा मिल्क लाने वाला है और चौथा बंदा चाय बनाने वाला है, मतलब कुक है। अब मान लो पहले बंदे को ये पता ही नहीं है कि उसको टी पाउडर लाना है, उसने शुगर लाया। अब दूसरा बंदा भी शुगर ला रहा है तो शुगर डबल हो गया लेकिन चाय पाउडर आया ही नहीं, मतलब ये मिसकम्युनिकेशन हो गया, स्कोप क्लैरिटी नहीं थी। पहला बंदा क्या करने वाला है, दूसरा बंदा क्या करने वाला है, ये अगर क्लियरली पता होता तो पहला बंदा बराबर टी पाउडर लाता और दूसरा बंदा बराबर शुगर लाता। समझ रहे हो? मतलब कौन सा बंदा क्या काम करने वाला है, ये क्लैरिटी आपको प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मिलता है। उसके बाद इंश्योर्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब देखो, यहाँ पे जैसे 4 लोग हैं वैसे ही प्रोसेस इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। प्रोसेस डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल में भी मैकेनिकल स्टैटिक, मैकेनिकल रोटरी 2 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, सेफ्टी वाले हैं। इन सब को साथ में लेकर हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे चाय बनाना है, मान लो चाय बनाना प्रोडक्ट है। ओके। अब पहले केस में भी हमने देखा
अगर स्कोप क्लैरिटी नहीं है तो कैसे रिवर्क बढ़ सकता है। उसी प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब पहले बंदे को मान लो पता ही नहीं है कि लोगों को मिल्क टी चाहिए और उसने ग्रीन टी लाया। ओके, अब इसने अगर ग्रीन टी लाया तो शुगर वाला शुगर ला रहा है, मिल्क वाला मिल्क ला रहा है। बनाने वाले को ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हम ये ग्रीन टी लेकर मिल्क टी कैसे बनाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए इन सब में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि हमें मिल्क टी बनाना है, तो पहला बंदा बराबर टी पाउडर लाएगा, दूसरा बंदा शुगर लाएगा, तीसरा मिल्क लाएगा और चौथे को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो कुक है वो हमारे साइट की इरेक्शनिंग और कमीशनिंग टीम है। ओके, अब हमें यह करना है कि ये जो भी कुक है उसको जो भी इनपुट्स चाहिए वो हमें बराबर देना है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट्स जाने वाले हैं वो सभी पॉइंट्स एकदम बराबर और इंटीग्रेटेड होने चाहिए और उसके लिए प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट की रोल प्ले करता है। ओके, उसके बाद अवॉइड्स रिवर्क एंड मिसकम्युनिकेशन। मतलब मान लो अगर पहले बंदे में ग्रीन टी लाया होता और लोगों ने मिल्क टी मांगा है। ओके, अब मिल्क टी मांगा है तो ग्रीन टी लेकर हम मिल्क टी नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और जाकर टी पाउडर लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका रिवर्क हो गया। मान लो अब कुक को भी पता नहीं था कि उसको मिल्क टी बनाना है, उसने भी ग्रीन टी लेकर ग्रीन टी बना दिया, तो उससे क्या होगा, टी पाउडर वाले को वापस से टी पाउडर लाना पड़ेगा, शुगर वाले को वापस शुगर लाना पड़ेगा, मिल्क वाले को मिल्क लाना पड़ेगा। मतलब एक तो इसमें सबका रिवर्क हो गया, उसके बाद कॉस्ट भी ज़्यादा चला गया। समझ रहे हो? इसके लिए जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म में होने चाहिए, उनमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि आपका रिवर्क भी बचे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है वो भी बचे। समझ रहे हो? ओके, उसके बाद सर्व्स एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास एक बेसिक गाइडलाइन रहेगी, आपको कितने कप चाय बनानी है, कौन सी बनानी है, कैसी बनानी है और उस हिसाब से ही आप चाय बनाओगे। ओके, उसके बाद कैप्चर्स की एजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। मतलब आप अपने हिसाब से एज्यूम नहीं कर सकते, जो भी लोग आए हैं उनको शुगर नहीं लगता है और अगर ऐसा एज्यूम करके आप विदाउट शुगर चाय बनाते हो तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। लोग मतलब यहाँ पे आप क्लाइंट कंसिडर कर सकते हो। तो आपने जो भी प्लांट बनाया वो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए और उसके हिसाब से जो भी एजम्पशंस है वो आपको प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है और उस पर क्लाइंट का अप्रूवल लेना है। मतलब आपको शुगर नहीं चाहिए ऐसा अगर उसने बोला तो ठीक है। ओके, तो आप वो कंसिडर करके आगे का प्लांट बनाओगे। आप अपने हिसाब से कंसिडर नहीं करोगे कि उसको शुगर नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद फैसिलिटेट्स डिज़ाइन कंसिस्टेंसी। मतलब जब 4 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो चारों लोग इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी आएगी और ये सब काम होता है प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट की हेल्प से। ओके, उसके बाद सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। मतलब देखो अगर ग्रीन टी चाहिए तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें मिल्क नहीं लाना है। मतलब यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो गई, हमें मिल्क लाना है या नहीं लाना है, या आपको एक डिसीजन लेना था जो कि आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे ले लिया। वैसे ही केमिकल प्लांट में भी बहुत जगह पे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, आपको कुछ डिसीजन लेना होता है, तो उस समय प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट आप रेफर कर सकते हो और उसमें वो सब पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। ओके, उसके बाद इम्प्रूव प्रोजेक्ट इफिशियंसी। देखो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और आपके एजम्पशंस अगर क्लाइंट ने एग्री किए हैं और वो सब एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है तो प्रोजेक्ट पे कितने भी लोग काम करें, कितने भी लोग चेंज हो जाए, कौन से भी डिपार्टमेंट के लोग काम करें, सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जिसके कारण आपके प्रोजेक्ट का रिवर्क नहीं होगा, कॉस्ट कम होगा, जिसके कारण अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की इफिशियंसी बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद अगर कोई प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट आप लेते हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए रहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब देखो आप
कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हो, उसका क्लाइंट कौन है, उसमें स्कोप ऑफ वर्क क्या रहने वाला है, मतलब कौन सा पार्ट क्लाइंट की तरफ रहेगा, कौन सा पार्ट आपकी तरफ रहेगा, और वेंडर के पास जो भी डेटा देने वाले हो वो कौन कौन सा दे सकते हो। ये सब स्कोप क्लैरिटी आपको प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मिलेगी। उसके बाद बैटरी लिमिट कंडीशंस, मतलब देखो मान लो क्लाइंट का कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट है और उसका ही रॉ मटेरियल यूज करके वो आगे का प्लांट डिजाइन करना चाहता है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है तो वहाँ पे क्या उसके पैरामीटर्स आ रहे हैं, मतलब ये लोकेशन कौन सा है, एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, उसके बाद डिजाइन प्रेशर क्या है इस पॉइंट पे, डिजाइन टेम्परेचर क्या है, या फिर यहाँ पे जो भी फ्लैंज वो क्लाइंट लाके दे रहा है उसका एंड कनेक्शन कैसा है। मतलब देखो मान लो यहाँ पे क्लाइंट का इनलेट कनेक्शन आ रहा है और आपको क्लाइंट ने ये जगह पे प्लांट डिजाइन करने के लिए बोला है और आपने यहाँ पे इनलेट कनेक्शन एज्यूम किया, तो क्या होगा, आपको ये पाइप ऐसे घूम कर लाके यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा ये कनेक्शन आप यहाँ पे दे देते। इसके लिए आपको जो भी बैटरी लिमिट कंडीशन है उसका लोकेशन पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप प्लॉट प्लान डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रेशर या फिर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा है वही सेम प्रेशर आपके प्लांट के इनलेट में भी होने वाला है, तो ये आगे का सिस्टम आपको उसी ऑपरेटिंग प्रेशर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर को कंसीडर करके डिजाइन करना है। इसके लिए आपको वहाँ का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग प्रेशर, डिजाइन टेम्परेचर ये पता होना चाहिए। उसके बाद मान लो क्लाइंट का एनसी फ्लैंज आ रहा है और आपने बीएसटीडी फ्लैंज दे दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, लीकेज रहेगा या फिर वो फ्लैंज बैठेगा ही नहीं, आपको फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। यह अवॉइड करने के लिए आपको वहाँ का एंड कंडीशन क्या है, एंड कनेक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद साइट एनवायरमेंटल डेटा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन रहते हैं, प्लांट का लोकेशन क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, विंड वेलोसिटी, सॉइल रिपोर्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साइट मैप, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब पॉइंट्स आपको प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे और ये सभी पॉइंट्स आपको डिजाइन करते समय इंपॉर्टेंट है। प्लांट लोकेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है, जो भी करंट सप्लाई प्लांट में हो रहा है वो 50 हर्ट्ज का रहता है, 60 हर्ट्ज का रहता है, उसके हिसाब से आपको मोटर डिफाइन करना पड़ता है, पंप सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए प्लांट का लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, यह आपको लोड कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल रिपोर्ट आपको स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, यह आपको बाकी इक्विपमेंट्स डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेनफॉल कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यह सब पॉइंट्स आपको प्रोसेस डिजाइन करते समय इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये पॉइंट्स आपको प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हुए मिलते हैं। ओके, उसके बाद डिजाइन ऑब्जेक्टिव, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मेन इंटेंट क्या है वो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया रहता है। उसके बाद प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मतलब आप जो भी प्लान डिजाइन करने वाले हो उसका बीएफडी या फिर पीएफडी, मतलब ब्लॉक फ्लो डायग्राम या फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम यूज करके आपको जो भी प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, उसके बाद डिजाइन मार्जिन्स, देखो कोई भी प्लांट या फिर इक्विपमेंट उसके लेबल कैपेसिटी पे डिफाइन नहीं होता है, उसके ऊपर हम 10% या फिर 20% मार्जिन लेके प्लांट या फिर इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली कितना मार्जिन लेना है, मतलब अगर आप चाय के केस में देखोगे तो शुगर वाला 10% मार्जिन ले रहा है और जो कुक है वो 20% मार्जिन लेके पानी डाल रहा है, तो आपको शुगर कम पड़ जाएगा। इसीलिए आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होना है, सभी लोग सेम मार्जिन कंसिडर करें ताकि जो भी प्लांट है वो कंसिस्टेंट रहे और जो भी डिजायर्ड पैरामीटर्स आपको आउटलेट में चाहिए वो आपको मिलते रहेंगे। इसीलिए डिजाइन मार्जिन्स भी आपको प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हुए मिलेंगे। उसके बाद डिजाइन एंड टर्न डाउन कैपेसिटी, देखो कोई भी प्लांट नेम प्लेट कैपेसिटी पे डिफाइन नहीं होता है, वो एक रेंज कैपेसिटी पे डिफाइन रहता है। मतलब डिजाइन कैपेसिटी हम कितना कंसिडर करते हैं, 1.1 इंटू कैपेसिटी, मतलब जो भी कैपेसिटी क्लाइंट ने आपसे मांगी है उसके ऊपर 10% मार्जिन लेकर आप ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट देते हैं। उसके बाद टर्न डाउन कैपेसिटी, मतलब मान लो कभी कभी रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया
या फिर प्लांट में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई लेकिन आपको प्रोडक्शन निकालना है, तो वैसे केस में आप कितने कैपेसिटी मिनिमम निकाल सकते हो, ये होता है टर्न डाउन कैपेसिटी। और टर्न डाउन कैपेसिटी जनरली हम 50% ऑफ प्लांट कैपेसिटी कंसिडर करते हैं। मतलब टर्न डाउन कैपेसिटी में क्या है, हमें इफिशियंसी या फिर जो भी प्लांट का सेफ्टी है वो हैजार्ड नहीं पहुंचाना है, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है वो अंडररेटेड कंडीशंस पे नहीं जाने चाहिए। ऐसे केस में आप प्लांट कितने कैपेसिटी तक चला सकते हो, वो होना चाहिए 50% ऑफ एक्चुअल प्लांट कैपेसिटी। ओके, उसके बाद जो भी डिज़ाइन कंसिडरेशंस है वो भी आपको प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। डिज़ाइन कंसिडरेशंस में क्या क्या मिलेंगे, डिज़ाइन प्रेशर कितना कंसिडर करना है, डिज़ाइन टेम्परेचर कितना कंसिडर करना है, विंटराइजेशन रिक्वायरमेंट्स है क्या, इक्विपमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, लाइन साइजिंग, वॉल साइजिंग, नोजल साइजिंग क्राइटेरिया क्या आप कंसिडर करोगे। मतलब कोई 2 वेलोसिटी पे लाइन साइज कर रहा है, कोई 1 वेलोसिटी पे लाइन साइज कर रहा है, तो दोनों की लाइन साइज अलग अलग आ जाएगी। और मान लो इस बंदे की लाइन और इस बंदे की लाइन, दोनों लाइंस एक फ्लैंज यूज करके कनेक्ट होने वाली है, तो इसका 4 इंच का लाइन आ गया और इसका 8 इंच का लाइन आ गया, तो ये दोनों आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद प्रोसेस फिलोसॉफी, स्पेयरिंग फिलोसॉफी मतलब क्या, 50% स्टैंड बाय चाहिए, 100% स्टैंड बाय चाहिए, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आइसोलेशन फिलोसॉफी कैसी होनी चाहिए, फेंट एंड ड्रेन फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल फिलोसॉफी कैसी होनी चाहिए, सेफगार्डिंग फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए, ये सब पॉइंट्स आपको डिज़ाइन कंसिडरेशंस में मेंशन मिलेंगे। उसके बाद फीडस्टॉक स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है उसका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, प्रेशर क्या रहने वाला है, कंपोजिशन क्या रहने वाला है, ये सब आपको फीडस्टॉक स्पेसिफिकेशंस में मेंशन मिलेंगे और ये आपको डिज़ाइन बेसिस में मिलता है। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको क्या पैरामीटर्स पे चाहिए, मतलब उसका कंपोजिशन क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, प्रेशर क्या चाहिए, ये सभी पॉइंट्स आपको डिज़ाइन बेसिस में मिलेंगे। उसके बाद प्लांट डिज़ाइन लाइफ, देखो जब भी आप कोई प्लांट देते हो तो उसका जो भी डिज़ाइन लाइफ है वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि प्लांट डिज़ाइन लाइफ में आप प्लांट की 25 ईयर्स के लिए अगर आप गारंटी दे रहे हो तो उसमें वॉल भी लीक नहीं होना चाहिए, फ्लैंज भी खराब नहीं होना चाहिए, पंप भी खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग डिज़ाइन लाइफ रहता है और वो मेंटेनेंस या फिर जो भी आपने सजेस्ट किया है मेंटेनेंस वो सब प्रोवाइड करके वो प्लांट कितने टाइम तक चलना चाहिए। मतलब अगर आप घर में भी देखते हो, घर में अगर आपने फ्रिज लिया है तो फ्रिज वाले क्या बोलते हैं, सिर्फ कंप्रेसर की गारंटी आपको देते हैं। उसमें सेंसर खराब हो गया तो आपको बदलना पड़ेगा, उसका बल्ब चला गया तो आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन जो कंप्रेसर है या फिर जो भी रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कब तक देगा वो लाइफ हमें बताते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद प्लांट अवेलेबिलिटी, मतलब देखो आपने प्लांट दिया है और मेंटेनेंस के लिए उसमें बहुत टाइम चला जा रहा है तो क्लाइंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको प्लांट की अवेलेबिलिटी 95% कंसिडर करके प्लांट डिज़ाइन करना है। क्लियर है? अगर कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस आ सकता है और उसकी वजह से अगर प्लांट शटडाउन में चला जाने की चांसेस है तो उसके लिए आपको स्टैंड बाय इक्विपमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे जिससे प्लांट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ओके। उसके बाद सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स, मतलब आप प्लान डिज़ाइन करते समय कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करोगे, उसका वर्जन क्या रहना चाहिए, वो भी एकदम डिटेल में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के लिस्ट में मेंशन किया रहता है। कभी कभी हम एक्सेल शीट यूज़ करते हैं तो अगर आपको उससे डेविएशन लेना है तो आपको क्लाइंट को पहले ही बताना पड़ेगा कि हम लाइन साइजिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास पायोज एकेडमी का एक्सेल शीट है और वही हम यूज़ करेंगे। ये आपको क्लाइंट को पहले बताना पड़ेगा और उस हिसाब से आप क्लाइंट का अप्रूवल आने के बाद वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको क्लाइंट ने जो भी सॉफ्टवेयर बताया है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, देखो पहला बंदा अगर मीटर में लेंथ मेजर कर रहा है, दूसरा बंदा अगर इंच में मेजर कर रहा है, तो क्लाइंट के पास जब डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको कैलकुलेटर लेके डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए क्लाइंट भगवान होता है और भगवान को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जितना आप क्लाइंट का काम आसान करोगे उतना आपके पास रिपीट प्रोजेक्ट्स आने के चांसेस है। इसीलिए आप सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। सभी लोग लेंथ के लिए मीटर यूनिट यूज़ करेंगे, मास के लिए केजी यूज़ करेंगे,
प्रेशर के लिए बार गेज यूज करेंगे। ये पॉइंट्स अगर पहले ही प्री डिफाइंड रहेंगे तो उस हिसाब से सभी लोग फॉलो करेंगे, तो क्लाइंट को यूनिट कन्वर्जन का कुछ टेंशन नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद डेफिनेशंस, मतलब कभी कभी डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल वर्ड्स मेंशन किए रहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्टर, देखो अगर ये वर्ड मेंशन किए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब एग्जैक्टली कौन इंजीनियरिंग कर रहा है, कौन प्रोक्यूरमेंट कर रहा है, या कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसके लिए डेफिनेशंस करके एक अलग सेक्शन आपको प्रोसेस डिजाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। उसके बाद एब्रीवेशंस, देखो अगर डॉक्यूमेंट में एटीएम लिखा है तो पढ़ने वाला क्या भी मीनिंग निकाल सकता है, एनी टाइम मनी। ओके, अगर पीएसआई लिखा है तो पढ़ने वाला क्या मीनिंग निकाल सकता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो भी एब्रीवेशंस है उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो आपको एब्रीवेशंस लिस्ट में मिलेगा, ताकि कोई भी इसका मीनिंग एनी टाइम मनी या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसा ना निकाले। इसके लिए एब्रीवेशंस रहते हैं। ओके, उसके बाद रेफरेंसेस में आपको ये प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बेसिस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लिया है, उसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग डिज़ाइन बेसिस है वो, या फिर कुछ इंटरनेशनल कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसका भी रेफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है कौन कौन से पॉइंट्स प्रोसेस डिज़ाइन बेसिस डॉक्यूमेंट में होते हैं। ओके, चलो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। BIOS. Learn the smarter way.